हाय एवरीवन। आज हम इमाइल दरखाइम की दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे जो कि सोशल फैक्ट है, सोशल फैक्ट थ्योरी। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि डिवीजन ऑफ लेबर में उन्होंने जो बात की थी कि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की, वैसे उनकी दूसरी थ्योरी है जो सोशल फैक्ट के बारे में उन्होंने बोली। सामाजिक तथ्य जो चीज़ें हैं, जो सोशल फैक्ट है, उनके बारे में उन्होंने बात की कि आखिर वो है क्या। तो आज हम देखेंगे कि सोशल फैक्ट एक्चुअली है क्या। तो एक्चुअली ना कि सोशियोलॉजी, जो टर्म सोशियोलॉजी का काम है, सोशियोलॉजी का जो काम है, सोशियोलॉजी का काम है कि वो एनालाइज करे, वो चीज़ों को समझे, सोशल फैक्ट को समझे। उन्होंने बोला कि जो सोशियोलॉजी का टास्क है वो है कि वो सोशल फैक्ट को समझे, कि सामाजिक तथ्य क्या है उनको समझे वो, कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, क्या इसका कोरिलेशन है, क्या इसका वैल्यू है सोशियोलॉजी के थ्रू। तो उन्होंने बात की कि सोशल फैक्ट थ्योरी को सोशियोलॉजी इसको समझेगी। जैसा कि हमने इमाइल दरखाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजिकली साइंटिफिक डिसिप्लिन के थे, डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी। इनका पीएचडी थीसिस था, पीएचडी थीसिस इनका था। रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मैटर इनकी बुक 1895 में आई। ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी इजी याद करने में इजी है क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर 1893 में आई, जो कि इनका पीएचडी थीसिस था। उसके बाद 2 साल बाद उनकी एक और बुक आई, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। उसके बाद फिर अगेन 2 साल बाद 1897 में फिर सुसाइड उनकी एक बुक आई। अब हम पढ़ेंगे कि सोशल फैक्ट एक्चुअली है क्या, सोशल फैक्ट एक्चुअली है क्या। लेकिन इसमें एक चीज बताना है कि सोशल फैक्ट जो सामाजिक तथ्य हैं, जो सामाजिक 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 तथ्य हैं, वो इंडिविजुअल से अलग है। क्योंकि हमने पढ़ा कि दरखाइम इज अ फंक्शनलिस्ट। उनका ये कहना था कि सोसाइटी से हम सब हैं, मतलब सोसाइटी इज अ परमानेंट बॉडी। हो सकता है कि इंडिविजुअल कल को मर जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो क्या उससे सोसाइटी खत्म नहीं होगी, समाज खत्म नहीं होगा। समाज से सोसाइटी है, सॉरी, समाज से लोग हैं, लोगों से समाज नहीं है। वही उनकी बात, उन्होंने यही बात किया था कि इंडिविजुअल आर डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल से सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिविजुअल डिपेंडेंट है सोसाइटी से। तो उन्होंने यही बात की थी कि जो सोशल फैक्ट है वो वे ऑफ एक्टिंग एंड थिंकिंग एंड फीलिंग। वो सोशल फैक्ट क्या है? वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, जो हम सोच सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, जिसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। वी वे टू एक्ट, थिंक और फील, वही सोशल फैक्ट है। और सोशल फैक्ट जो है वो एक्सटर्नल है इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल का इसमें कोई रोल नहीं है, कि इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करते हैं कि सोशल फैक्ट क्या है। सोसाइटी डिफाइन करती है, सोसाइटी डिफाइन करती है कि सोशल फैक्ट क्या है। उसके थ्रू इंडिविजुअल जो है वो बाइंड कर होते हैं, कोएर्सिव होते हैं, हैव अ कोएर्सिव पावर। वो इंडिविजुअल पे दबाव बनाती है, प्रेशर बनाती है, जिसके थ्रू इंडिविजुअल काम करते हैं। और ये सोसाइटी में जनरल होती है। अब मैं बता रहा हूं कि सोशल फैक्ट है क्या। कोई नॉर्म्स हो गए, कोई बिलीफ्स हो गए, ठीक है, कोई नॉर्म्स हो गए, कोई बिलीफ्स हो गए, हमारे पे समाज पे दबाव है। जैसे हम जिस सोसाइटी से आते हैं, हमें पता है कि अब हम मंदिर जाते हैं, हमारे नॉर्म्स बिलीफ्स ये कहते हैं कि हमें मंदिर जाना है तो जूते बाहर निकालने हैं। तो वो हमारे मेंटली कोर्सिव पावर है कि हमें निकालने ही होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति बहुत कम क्या, कोई है ही नहीं जो जूते पहन के मंदिर में अंदर चला जाए। कहीं ना कहीं सामाजिक तत्व उन पे दबाव बनाए हुए हैं, सोशल फैक्ट, कि नहीं ये करना है, ये करना है। तो इंडिविजुअल उसके थ्रू रिएक्ट करते हैं। तो यही एज अ फंक्शनिज्म दरखाइम का यही रोल था कि उन्होंने ये बात की कि सोसाइटी इज बिल्ट, सोसाइटी इज बिल्ट, सोसाइटी जो बना है वो इंडिविजुअल के कारण नहीं बना है। सोशियोलॉजी जो सोसाइटी जो बना है वो एज अ होल बना है, जिसके अंडर इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। उन पे सोसाइटियल फोर्स लग रहे हैं, जो कोर्सिव है, जो नॉर्म्स ऑफ वैल्यूज के रूप में है।
तो वो ये सब जनरल है सोसाइटी में जितने भी हैं। अब भाई मेरे लिए अगर मंदिर में जूते रख के बाहर निकाल के जाना है तो इसका मतलब आपके लिए भी होगा, अगर आप एज अ टेम्पल में जाते हैं तो सबके लिए है। अब उन्होंने बोला कि एक्सटर्नल एग्जिस्ट आउटसाइड इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का इसमें कोई रोल नहीं है। इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं, इंडिविजुअल अपने हिसाब से उस पर फोर्स नहीं लगा सकता, सोसाइटी फोर्स लगाएगी इंडिविजुअल पे। तो यही सोशल फैक्ट कर रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो सोशल फैक्ट है, उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल है, एग्जिस्ट आउटसाइड इंडिविजुअल। उसका मेन रीजन ये है कि ये जो है कि इंडिविजुअल एक्शन है उस पर डिपेंडेंट नहीं है सोसाइटी, सोसाइटी के एक्शन पे इंडिविजुअल डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। कोअर्सिव है, दबाव बनाती है कि उनके बिहेवियर को कंट्रोल करे। और ये थ्योरियां जो भी सोशल फैक्ट में है, जो भी सोसाइटी बना रही है, वो जर्नल है, कॉमन टू सोसाइटी, हर सोसाइटी के लिए कॉमन है। अब मटेरियल नॉन मटेरियल दो टाइप के सोशल फैक्ट आएंगे, तो इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक चीज मैं तो आपको बता देता हूँ कि यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू भी था, कि जो सोशल फैक्ट है वो ना तो बायोलॉजिकल है, ना ही बायोलॉजिकल है, ना ही ना ही ना ही ये साइकोलॉजिकल है, नहीं ये साइकोलॉजिकल है, ना बायोलॉजिकल है ना साइकोलॉजिकल है, ये सोशल है। समाज इन पे दबाव बनाती है, ये जन्म से नहीं बने हैं, नहीं ये किसी के ह्यूमन माइंड साइकोलॉजी से बने हैं, किसी के दिमाग से। ये सोशल बने हैं, सोशल कन्वेंशन पे बने हैं। ये सोसाइटी के थ्रू इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स वैल्यू है वो प्रेशर डाल रहा है, कोअर्सिव है। ठीक है, तो एक्सटर्नल में हमने देखा कि दे एग्जिस्ट आउटसाइड इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी के बाहर ये काम कर रहे हैं, हमने देखा कि। फिर उसके बाद हमने देखा कोअर्सिव है, कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहे हैं इंडिविजुअल पे कि आपको इस सर्टेन वे के थ्रू काम करना है। और ये जनरेशन वाइज चला भी आ रहा है, हमारे जो दादा थे परदादा थे, मंदिर वो सोशल बिलीफ आज भी वो चला ही आ रहा है, तो उसमें कोई गैप नहीं है बहुत बड़ा। अब उन्होंने सोशल फैक्ट को दो चीजों में डिफाइन किया, एक मटेरियल, एक नॉन मटेरियल। मटेरियल और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में उन्होंने डिवाइड किया और बात किया कि मटेरियल और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है क्या। अब मटेरियल सोशल फैक्ट क्या है, हमने यहाँ देखा कि मटेरियल सोशल फैक्ट क्या है। मटेरियल सोशल फैक्ट क्या है? अब मटेरियल सोशल फैक्ट में हमें दिखता है कि सोसाइटी आएगी, सोसाइटी सोसाइटी होगी, जो स्ट्रक्चर है, एक सोसाइटी जो स्ट्रक्चर है वो आएगी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आएंगे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब चर्च, स्टेट, चर्च हो गया, स्टेट हो गया, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। सोसाइटी आएगी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आएंगे एंड मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट भी आएंगे, जैसे पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो गया, घर हो गए, हाउसिंग है, कम्युनिकेशन चैनल जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, वो चीजें मटेरियल जो हमें दिख रही हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, मटेरियल वो है। जैसे लॉज हो गए, लॉज आते हैं। इंस्टीट्यूशन में हमने देखा कि चर्च हो गए, स्टेट हो गए, वो इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट में हमें स्टेट देखने को मिलता है, जो गवर्नमेंट पावर वो करती है। तो वो सब चीजें मटेरियल सोशल फैक्ट में आते हैं। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में क्या आते हैं, अभी सीधा यहाँ पे दिख रहा है, नॉर्म्स। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं, मोरालिटी है कि हमें एक गुडविल, सोसाइटी के गुडविल के लिए क्या करना है, ह्यूमैनिटी हो गया, ये सब चीजें मोरालिटी के थ्रू आती हैं। वैल्यूज, किसी के संस्कार हो गए, पैर छूना, ये छूना, नॉर्म्स जो हमें सिखाया गया है कि मंदिर में ये करना है, वो करना है, चीजें, नॉर्म्स, वैल्यूज, मोरालिटी वो दिखती थोड़ी ना है, दे आर नॉट अ विजिबल, that's why it's called नॉन मटेरियल। तो नॉर्म्स हो गए, वैल्यूज हो गए, मोरालिटी हो गए। कलेक्टिव कॉन्साइन, कलेक्टिव कॉन्साइंस एक वर्ड है जिसका मतलब हम समझें कि कलेक्टिव कॉन्साइंस बोल क्या रहा है। तो कलेक्टिव कॉन्साइंस में हम पढ़ेंगे कि कलेक्टिव कॉन्साइंस आखिर
ये वर्ड जो कलेक्टिव कॉन्साइंस है उसका डिफरेंस है क्या मतलब? तो कलेक्टिव कॉन्साइंस का मतलब है कि जो बिलीव्स हैं और सेंटिमेंट हैं वो कॉमन हो सबके अंदर। जब एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के सोसाइटी में हर व्यक्ति के अंदर ये बिलीव्स और सेंटिमेंट जब कॉमन दिखने लगे और एक सॉलिडेरिटी का फॉर्म हो, उनको हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्साइंस। जब जो टोटलिटी मतलब टोटल लोगों के अंदर जो बिलीफ और सेंटिमेंट कॉमन हो जाए एक सोसाइटी में, उनको हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्साइंस। ये भी एक पार्ट है नॉन मटेरियल का। कलेक्टिव, देखिए ये मैंने बोला ना, एक सोसाइटी के अंदर शेयर्ड बिलीफ और वैल्यू हो, सोशल ऑर्डर मेंटेन करे, वो बिलीफ कि उस सोसाइटी में एक हर व्यक्ति उस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करे। स्ट्रॉन्ग इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती थी पहले में, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, वहाँ पे लोगों के अंदर एक धर्म के प्रति, अपनी कास्ट के प्रति, अपने फेस्टिवल के रिगार्डिंग हर चीज़ों में उनके अंदर एक कलेक्टिवनेस थी, सॉलिडारिटी थी। तो वो कलेक्टिव कॉन्साइंस को डिफाइन करता है। मेथोडोलॉजी की बात करते हैं कि उन्होंने सोशल फैक्ट को थिंग्स कहा, कि सोशल फैक्ट एक थिंग्स है। मतलब अब इस वर्ड का मतलब हम समझते हैं, स्टडी सोशल फैक्ट्स एज अ थिंग। उसका मतलब अ थिंग जो कि इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल, जो भी एक नॉर्मल व्यक्ति, इंडिविजुअल जो भी सोचता है उसके इंडिपेंडेंटली काम करता है ये, ठीक है। जो सामाजिक तथ्य हैं, जो सोशल फैक्ट है, जिन्होंने उन्होंने थिंक कहा मतलब वस्तु कहा है, वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल व्यक्ति के जो सोचने की कैपेबिलिटी, थॉट की कैपेबिलिटी, उनसे ये इंडिपेंडेंट है, मतलब उनके थ्रू काम नहीं करता है, उनसे इंडिपेंडेंट काम करता है, उसका अपना अलग ही कोई वैल्यू है। इसको एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, कि मतलब ये एक्सटर्नली काम करता है, इंडिपेंडेंट है इंडिविजुअल के थॉट से। जैसे क्राइम रेट हो गया, एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्राइम रेट, सुसाइड रेट, मैरिज रूल्स। तो क्या ये चीजें आपको लगता है कि इंडिविजुअल के थॉट से रिलेटेड हैं? ये तो एज ए इंडिपेंडेंटली बाहरी चीजों से, एक्सटर्नल चीजों से हम पता कर सकते हैं कि क्राइम रेट क्या है, सुसाइड रेट क्या है, लॉ के रूल्स, मैरिज के रूल्स, ये सब चीजें तो बाहरी हैं। यूज साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। अब इन्होंने इस चीजों को एग्जामाइन, जैसे उन्होंने सुसाइड पे स्टडी किया, कंपैरेटिव मेथड, तो उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच लगाया। हमने बोला ना कि पहले पॉजिटिविस्ट थे, फिर उसके बाद ये शिफ्ट हो गए इंडक्टिव पे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड का यूज किया। पर्सनल बायस को अवॉइड करना है। कोई भी मेथोडोलॉजिस्ट है, कोई भी सोशोलॉजिस्ट है, वो अपनी रिसर्च में पर्सनल बायस को किनारे करना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा तभी। सुसाइड स्टडी एग्जाम्पल अब क्या है, हमने पढ़ा कि सुसाइड इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर, ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब इसमें टाइप ऑफ सुसाइड है, इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक, फैटलिस्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल करिए इन्होंने किनकी थ्योरी सुसाइड में, 4 टाइप के सुसाइड के बारे में बात करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी, क्या है इनकी थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये समझेंगे कि थ्योरी बोलती क्या है। मेड सोशोलॉजिकल साइंटिफिक, कहीं ना कहीं सोशल फैक्ट की थ्योरी सोशोलॉजी को साइंटिफिक बनाती है। कहीं फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो हाउ सोसाइटी, हमने अभी पढ़ा कि सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल फैक्ट में सोसाइटी की बात करती है। सोसाइटी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, और वो जो स्ट्रक्चर सोसाइटी का फंक्शन करता है वो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कि कैसे एक सोसाइटी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के थ्रू काम करता है। एक्सप्लेन्ड पावर ऑफ सोसाइटी ओवर इंडिविजुअल, हमने पढ़ा कि सोसाइटी का पावर इंडिविजुअल से ज्यादा है, क्योंकि सोसाइटी जो है इंडिविजुअल से नहीं बनती है, इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से बनते हैं। हो सकता है कि इंडिविजुअल एक दिन डेथ हो जाए, लेकिन सोसाइटी थोड़ी ना मर जाएगी, सोसाइटी तो हमेशा चलती रहेगी।
अब हमने एक चीज पढ़ा कि जो नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटियल नॉर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं कोएर्सिव हैं, दबाव डालती हैं, बाध्यकारी हैं, मतलब बाइंड करती हैं लोगों को कि ये फॉलो करें। अब हम सोशल फैक्ट के एक और बारे में यहाँ पे बात करेंगे। खैर ये तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में एक चीज पे हम डिबेट करेंगे यहाँ पे और डिस्कस भी करेंगे कि जो सोशल फैक्ट है वो दो प्रकार के हैं, नॉर्मल वर्सेस पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। कि ये है क्या पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, ये है क्या एक्चुअली में, हम इन पे बात करेंगे। प्लस एक और टॉपिक हम देख लेंगे, एनोमी। एनोमी क्या है, एनोमी हम देख लेंगे कि एनोमी क्या है। खैर अभी हम दो चीजों पे, नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है। अब नॉर्मल जो सोशल फैक्ट है वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं कि हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कि नॉर्मल सोशल बहुत ज्यादा एक सोसाइटी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अब जैसे नॉर्मल सोसाइटी कब होगी, सोसाइटी नॉर्मल कब होगी, जब क्राइम रेट, मान लो क्राइम रेट एक लिमिट में हो, सुसाइड रेट लिमिट में हो, सब कुछ मैरिज रिचुअल्स हो गए, वो सब चीजें एक लिमिट में हो, एक अच्छे से काम कर रही हो, तो हम बोलेंगे कि जो नॉर्मल सोशल फैक्ट है, जो सोसाइटी के अंदर नॉर्मल सोशल फैक्ट है, वो इन चीजों पे डिपेंड करते हैं कि सब कुछ लिमिट में हो तो सोसाइटी एक नॉर्मल वे में परफॉर्म करेगी। बट एक और हम एनालाइज कर लेते हैं कि जब पैथोलॉजिकल आता है, पैथोलॉजिकल में क्या होता है, पैथोलॉजिकल में जब हार्मफुल इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या, हार्मफुल हो गए, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया। हार्मफुल इन द सेंस जब एक क्राइम रेट बहुत हाई हो जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे हाई हो जाए, रायोट्स दंगे होने लगे, या जो नॉर्म्स और बिलीफ्स उनका ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब लोग नॉर्म्स को मानना बंद कर दें, तो कहीं ना कहीं ये तब पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट में आ जाएगा कि सोसाइटी पैथोलॉजिकल हो गई है। और जब नॉर्मल सोसाइटी होती है, नॉर्मल सोसाइटियल फैक्ट होते हैं, तो सब कुछ एक लिमिट में होता है। जब वो लिमिट से बाहर हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को एडवांस करता है, बढ़ावा देता है, तो पैथोलॉजिकल सोसाइटी में आ जाता है। एनोमी का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ऊपर हम देख लेंगे कि एनोमी है क्या। एनोमी में क्या होता है, एनोमी में कुछ नहीं होता है। जब नॉर्म्स और वैल्यूज जो होते हैं सोसाइटी में, नॉर्म्स और वैल्यूज से, हम हिंदू हैं, एज अ मैं हिंदू, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, ईसाई, सब लोग हैं, तो हर 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 धर्म के अपने नॉर्म्स होंगे। हमारे नॉर्म्स है कि हमें मंदिर में जाना है, ये करना है, मत्था टेकना है, पूजा करना है, चप्पल जूते बाहर रखने हैं, तो ये तो वो, हर जगह हर ओकेजन फेस्टिवल पे पूजा करना है, तो नॉर्म्स बिलीफ्स हो गए। बिलीफ हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ये सब करते हैं, तो हम मान्यता मानते हैं नॉर्म्स और बिलीफ्स में। तो जब नॉर्म और बिलीफ्स जो है वो नॉर्मलेस हो जाए, जब नॉर्म्स की वैल्यू खत्म हो जाए, नॉर्मलेस, नॉर्म्स जब नॉर्मलेसनेस हो जाए, मतलब उनकी पोजीशन खत्म हो जाए, वो डिसअपियर हो जाए सोसाइटी से एकदम, तो एनोमी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि डिसअपियरेंस ऑफ शेयर्ड नॉर्म एंड वैल्यू। जब नॉर्म्स और वैल्यूज का डिसअपियरेंस हो जाए सोसाइटी में, तो वो एनोमी का रूप ले जाता है। ठीक है, एनोमी मतलब जब नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ सब कुछ खत्म हो जाए सोसाइटी में, तब वो उस सोसाइटी एनोमी का रूप ले लेती है, एनोमी की टाइप ले लेती है। तो हमने पढ़ा। अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो सोशल फैक्ट है उनके 3 लेयर हैं। सोशल फैक्ट के जो 3 लेयर हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे कि सोशल फैक्ट के जो वो 3 लेयर हैं। सोशल फैक्ट के यहाँ पे 3 लेयर हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल, दूसरा होते हैं इंस्टीट्यूशनल, और तीसरा होते हैं सोशल करंट। अब इनको हम देखेंगे कि है क्या। जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल सोशल फैक्ट में हमारा पॉपुलेशन आ जाएगा,
हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाएंगे, मतलब जो हमें दिख रहे हैं, सोसाइटी स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन, ये सब चीजें जो हमें दिख रहे हैं वो। इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट में हमें आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनली जो काम करते हैं वो है जो रूल्स बनाते हैं, लीगल रूल्स, मोरल कोड हो गया हमारे समाज का, और रिलीजियस बिलीफ, जो रिलीजियस बिलीफ जो बनाए गए हैं समाज में, वो लीगल कोड, लीगल रूल्स, मोरल कोड और रिलीजियस बिलीफ्स। ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो इंस्टीट्यूशन में आते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल फैक्ट है, ये स्ट्रक्चर सोशल फैक्ट है, जहाँ पे हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जहाँ हमें फिजिकल डिस्टर्बेंस, फिजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है चीजों का। अब सोशल करंट है, जो सोशल एक करंट मतलब एक शॉक, जो शॉक अचानक लगता है, वो क्या है, वो इमोशंस हैं लोगों के। अब इमोशंस, आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई इमोशनल, अब मान लीजिए आप क्रिकेट ग्राउंड में गए, क्रिकेट ग्राउंड में आप इंडिया भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आप इंडिया को यूं सपोर्ट कर रहे हैं एकदम, मतलब पूरे ग्राउंड के लोग एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी इंडिया 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 इंडिया। ये कहीं ना कहीं इंथुजियासम है, इंथुजियासम, ये इंथुजियासम जो जो वर्ड है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटीग्रिटी को दिखाता है। एक सभी लोगों में एक कलेक्टिव सॉलिडारिटी है, हाँ इंडिया को सपोर्ट करना है, इंडिया इंडिया, लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो करके इंथुजियासम है, वो इमोशंस हैं। अब जैसे एंगर, पैनिक, ये सब कुछ इमोशंस है, ये सोशल करंट के टाइप है। तो हमने देखा डिवीजन ऑफ लेबर तो हमने पढ़ लिया था। अब डिवीजन ऑफ लेबर में हमने दो चीज पढ़े थे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फॉर्म्स। अब नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर में हमने देखा कि एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, जहाँ पे हम एनॉमिक में जो मतलब हम एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, जैसे कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल क्राइसिस में हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, तो वो एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर में आ जाएगा। फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर हम पढ़े थे पिछली क्लास में कि रिजिड हायरार्की में, मतलब हम बड़े लोगों को बड़ा काम दे रहे हैं हायरार्की में, छोटे लोगों को छोटा क्लास दे रहे हैं, छोटा काम दे रहे हैं छोटे क्लासों को, लोअर क्लासेस को। तो कहीं ना कहीं वो लोअर क्लासेस डिससेटिस्फाइड हो गए हैं अपने काम से, तो वो जब डिससेटिस्फाइड हो गए हैं तो उनके ऊपर फोर्स्ड लेबर महसूस हो रहा है उनको, कि उनको दबाव बना के कोई काम कराया जा रहा है, फोर्स्ड लेबर। वो हायरार्की जो होता है उसके वाइज उसको डिवाइड करते हैं। अपर कास्ट लोगों को बढ़िया काम मिलता है, थोड़े से मिडिल कास्ट को उसके नीचे काम मिलता है, और लोअर कास्ट को और नीचे काम मिलता है, तो वो एक हायरार्की डेवलप हो जा रही है। पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें हमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कोई भी स्पेशलाइज्ड रोल है, जो स्पेशलाइज्ड रोल है उसके बीच में जो हमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लेट्स सपोज दैट, और आपको काम मैकेनिकल इंजीनियर जैसा नहीं मिल रहा है, आपको काम कुछ और मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डिवीजन ऑफ लेबर में पुअरली कोऑर्डिनेशन है। जो स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेशन में एक डिफरेंस आ रही है, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर हमने पढ़ा। बाकी सोशल फैक्ट हमने पढ़ लिया। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। बाकी आज के लिए इमाइल दरखाम का सोशल फैक्ट इतना ही था। आगे हम सोशल फैक्ट के बाद उनकी एक और थ्योरी है सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे, कि उन्होंने सुसाइड के बारे में क्या बात की थी। वो सोशल फैक्ट, उन्होंने सुसाइड को भी सोशल फैक्ट बोला, और जब सुसाइड एक लिमिट से बाहर चली जाए तो वो पैथोलॉजिकल हो जाती है, उन्होंने ये भी बात कही थी। तो सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे अगला टॉपिक, और डेरिडा के बारे में अगला वीडियो हम डेरिडा के बारे में पढ़ेंगे, डेरिडा ने कैसे साइन और सिंबल को क्रिटिसाइज किया फर्डिनेंड डी सॉसर के। उसके बाद हम ट्रायडिक मॉडल, सॉन्डर्स पियर्स के हम लोग ट्रायडिक मॉडल पढ़ेंगे, और दो चार टॉपिक कलेक्टिव कॉन्साइंस अभी हमने पढ़ लिया है, कलेक्टिव इफरवेंस पढ़ेंगे, और दो ऐसे ही कुछ मोरालिटी के बारे में पढ़ेंगे। दो तीन टॉपिक और हैं दरखाइम के, उसको हम 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। बाकी हमारा अगला वीडियो सुसाइड पे होगा, कि दरखाइम ने सुसाइड को डिस्क्राइब कैसे किया चीज़ों को। थैंक यू एवरीवन, और आप हमारे चैनल पढ़ाई पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए।
और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।